हाय एवरीवन। सो आज की जो वीडियो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। देखिए, दो पीरियड समय चल रही थी। एक चल रहा था हमारा नेशनल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जहां हम गांधी नेता तक पहुंच चुके थे, और दूसरा था हमारा बिहार स्पेशल का, जो कि हमने एंसेंट हिस्ट्री शुरू किया था। उसमें बस 3 टॉपिक बचे हुए हैं, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज एंड हर्षवर्धन। तो वो हमारा एंसेंट पूरा कवर हो जाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, क्योंकि पूरे बिहार में अगर बिहार स्पेशल की बात करें और ओवरऑल भी अगर 150 क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो एक कंप्लीट टाइमलाइन पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उससे माइंड एकदम एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, द डेथ ऑफ औरंगजेब हैपेंड इन 1707, तो उस केस में क्या होता है कि लेटर मुगल्स आते हैं। तो लेटर मुगल्स आने के बाद अलग अलग चीज़ें होती हैं, एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, नए नए लोग आते हैं। फिर उसके बाद हमारा 1857 क्रांति होती है। वो अलग अलग फेजेज हैं, तो वो हम देखेंगे। तो उन सब को देखने के पहले हम आज इस वीडियो में सिंपली देखेंगे पहले एक औरंगजेब के बारे में, क्योंकि वही एक लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था। तो उसके बाद अगर इसको हम समझ गए तो बाकी की जो टाइमलाइन है ना हमारे सारे, वो एकदम क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम स्टार्ट करेंगे 1707 के बाद, जब बहादुर शाह 1 आते हैं, उसके बाद फारूक सियार आएंगे, वो फरमान जारी करेंगे, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला आएगा, लड़ाई होगा, बैटल ऑफ प्लासी होगा, फिर बक्सर होगा, फिर वो अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेंगे अंग्रेज। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे अलग अलग। फिर और उनके इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के कारण अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट होता है बिहार में, है ना, जैसे कि हो, तमाड़, चेरो, खोल, उसके बाद भूमिज हो गया, मुंडा हो गया, अलग अलग, चूँकि उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। तो ये आपको ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगे। ये डिसकंटेंट होते होते फिर 1857 में रिवोल्ट हो जाएगा। हमारा बिहार का रोल वहाँ पे क्या था? 1857 के बाद हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, तो उसी के साथ साथ बिहार के लिए भी एक सेपरेट प्रोविंस या सेपरेट स्टेट की मांग जो है ना वो शुरू हो जाता है। 1889 में जब हमारे सचिदानंद सिन्हा जो है वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो उनका एक माइंड खुलता है कि हमें भी चाहिए। तो हम वो देखेंगे कैसे पैरेलली सेपरेट बिहार का जो प्रोसेस है ना वो 1885 से ही शुरू हो जाता है। फिर अगर हम आगे आएंगे तो अलग अलग जो इवेंट हो रहे थे नेशनल लेवल पे, वो सेम इवेंट जो है ना किसी न किसी लीडर के द्वारा बिहार में भी हो रहा था, किसी न किसी लोकेशन पे बिहार में भी हो रहा था। तो एग्ज़ाम में वही पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर खिलाफत मूवमेंट है, तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन हमारा हुआ था इंडिया लेवल पे 1920-21 में। तो उसके बाद हम बिहार में कहाँ पे लीड किया, किसने, कौन से लीडर थे जिन्होंने लीड किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी बना है, तो स्वराज पार्टी इंडिया लेवल पे बना है। तो अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में किसने फाउंड किया उसको, कोई लीडर थे क्या, कोई प्रेसिडेंट थे क्या, है ना। फिर सिविल डिसोबीडियंस की अगर बात करेंगे तो इंडिया लेवल पे मार्च से लेकर अप्रैल तक हुआ था वो। तो बिहार में कब हुआ था, बिहार में कहाँ कहाँ हुआ था? सारण, चंपारण, पटना, अलग अलग जगहों पे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। तो ये सारे इवेंट्स नेशनल लेवल पे भी हो रहे हैं और ये सारे इवेंट्स बिहार में भी हो रहे हैं। और बिहार में अलग अलग जगहों पे, सारण, चंपारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर, अलग अलग जगहों पे हो रहा है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे पूरा। हमारा ये पूरा एक टाइमलाइन है जिसे हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ देखते हैं कि औरंगजेब के बारे में, क्योंकि औरंगजेब जब जैसे ही 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद लेटर मुगल्स आएंगे और कैसे हमारा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर होगा, ये हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए, जब 1658 में जब औरंगजेब आता है, मतलब उसके फादर की डेथ होती है, तो उसके कई भाइयों में लड़ाई की शुरू होती है थ्रोन के लिए, किस गद्दी पे कौन बैठेगा। तो 2 लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनके भाइयों के बीच लड़ा गया था। पहला था बैटल ऑफ धर्मत और दूसरा था बैटल ऑफ सामूगढ़। तो 1658 में बैटल ऑफ धर्मत दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में होता है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ धर्मत। और बैटल ऑफ सामूगढ़ इसके और भाइयों के बीच में होता है। अब इन दोनों बैटल में औरंगजेब जीत जाता है और जीतने के बाद अपना कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी करवाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछता है कि कौन से युद्ध के बाद, कौन से बैटल के बाद औरंगजेब ने कोरोनेशन करवाया था। तो वो था हमारा बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ कहाँ है? तो आगरा से 10 किलोमीटर ईस्ट में है वो, 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आगरा। आगरा यहाँ पे है,
ठीक है। अब जब ये कोरोनेशन करवाता है तो इसी कोरोनेशन के वक्त औरंगजेब जो है अपना टाइटल लेता है आलमगीर। याद रखिएगा, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़, इस दोनों बैटल के बाद वो लेता है टाइटल आलमगीर। और ठीक उसके एक साल के बाद यानी कि 1659 में एक और बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ देवराय, जो कि उसके भाइयों के बीच एक आखिरी लड़ाई थी। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, 3 युद्ध याद रखिएगा। अब 1658 से लेकर 1707 तक पूरे औरंगजेब के कार्यकाल यानी कि द होल टेन्योर ऑफ हिज रूल, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। एक होता है अर्ली फेज, एक होता है लेटर फेज। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर स्टडी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत के जो 25 साल है ना, वो सिर्फ ध्यान देता है नॉर्थ इंडिया पे, समझ गए। अब इस नॉर्थ इंडिया पे ध्यान देता है तो साउथ इंडिया में कुछ ना कुछ हलचल हो रहा था। वो क्या था कि मराठा उस समय था ना, मराठा कॉन्फेडरेसी और मराठा स्टेट, वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे थे। जैसे आप पढ़े होंगे नीचे, अगर शिवाजी होगा, संभाजी राणा संभाजी हो गए, बाजीराव, अलग अलग मराठा कॉन्फेडरेसी में आते हैं, तो वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे थे। तो चूंकि नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब बिजी था तो साउथ इंडिया में वो ध्यान दिया नहीं, इस कारण से वो स्ट्रांग होते गए। और उसके बाद लेटर फेज में जब उसका ध्यान जाता है डेक्कन की ओर, तब वो मराठाओं से लड़ने में उलझ जाता है। फिर साउथ किंगडम जो है वो हड़पता है। तो वो कैसे करता है, देखिए अगर हम अर्ली फेज की बात करें 1658 से लेकर 1681 तक, इस पूरे अर्ली फेज में क्या क्या हुए थे, तो एक याद रखिएगा, मराठा जो है ना वो पावर में आ रहे थे, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे कि इमर्जिंग पावर बन रहे थे साउथ इंडिया डेक्कन में। साथ ही साथ 2 सिख गुरु को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 9th सिख गुरु, वो थे गुरु तेग बहादुर। इनको जो है वो औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम को कबूल कर लो, बट इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसके कारण इनके सर को कलम कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। इनको कब मारा गया, 1675 में। कब मरे वो, औरंगजेब के काल में मरे। ठीक है, इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। अब अपने पिता के बदला के लिए और अपने सिख धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक खालसा पंथ बनाया था। खालसा पंथ, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि खालसा पंथ किसने बनवाया था, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ये खालसा पंथ क्या था? ये खालसा पंथ आपको एक कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स था, जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम जो एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए गए थे। तो याद रखिए, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और फिर इन गुरु गोविंद सिंह को भी 1708 में इनको भी असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ मारा गया था इनको? नांदेड़, महाराष्ट्र में। नांदेड़ कहाँ पे है? नांदेड़ यहाँ पे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि पटना साहिब अगर आप गए होंगे पटना में, तो वहाँ इनका एक बहुत ही पवित्र स्थल बना हुआ है, गुरुद्वारा है, जो कि सिखों के लिए बहुत ही प्योर और बहुत ही पवित्र जगह है। ठीक है, तो इनकी जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, पटना साहिब में। वो था 1666 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी नांदेड़, महाराष्ट्र में। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो औरंगजेब के अर्ली फेज में हुआ था। ठीक है, अब हम लेटर फेज की बात करें तो लेटर फेज में क्या हुआ, मराठा जो है वो स्ट्रांग हो गए। तो मराठा से इनकी फाइट चलती है, प्लस 2 और बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम, ये डायनेस्टीज थी या प्रोविंस कह सकते हैं, वो उनको अनेक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो डैट कि मुग़ल एम्पायर डेक्कन इलाके तक पहुंच जाए। तो आप याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय पूरा मुग़ल एम्पायर जो है ना वो अपने जेनिथ तक पहुंच चुका था, यानी कि इतने बड़े एम्पायर तक वो पहुंचा दिए थे जो कि और कोई शासक नहीं कर पाया था। तो औरंगजेब के समय मुग़ल एम्पायर कहाँ तक था? तो ये ईस्टर्न में काबुल, कंधार तक था, और यहाँ पे आपको बंगाल, ढाका, बांग्लादेश ये पूरा था, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दे तो। और साउथ में अगर एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दें तो इतने बड़े इलाका में, तो एक तरह से आप मान सकते हो कि जो हमारा मौर्य एम्पायर था ना, मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर के बराबर ही हमारा लगभग मुग़ल एम्पायर भी अपने एक्सपेंड कर दिए थे एम्पायर को। और जब औरंगजेब मर जाते हैं तो यही फिर टूटना शुरू होता है। जैसे कि मौर्य एम्पायर टूटना शुरू हुआ था, किसमें टूटा था? आपने देखा होगा, सुंगाज आ गए थे, फिर सतवाहनाज आ गए थे, फिर छेदी आ गए थे अलग अलग, फिर उधर से इंडो ग्रीक्स आ गए थे, साकाज आ गए थे, पार्थियंस आ गए थे, कुशान्स आ गए थे। वैसे ही यहाँ भी टूटना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा?
ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी यहाँ पे, यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। तो देखिए लेटर फेज जिसका होता है 1682 से 1707। अब जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ना इसका टेन्योर लेटर फेज में, उसमें वो 2 लड़ाई लड़ता है और 2 राज्यों को अनेक्स करता है। एक होता है 1686 और 1 साल के बाद 1687। तो उसने पहले कहा 1686 में अनेक्स करता है बीजापुर। अब बीजापुर कहाँ है? ये है बीजापुर कर्नाटका में। और 1687 यानी कि 1 साल के बाद वो अनेक्स करता है गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ है? उस समय तो आंध्र प्रदेश ही था, लेकिन अब तेलंगाना जो है ना वहाँ, तो तेलंगाना का रीजन अभी मान लीजिए वो हमारा गोलकोंडा फोर्ट है। तो 1686 1687 ये दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे है ना इन दोनों जगहों पे बीजापुर और गोलकोंडा, यहाँ पे दोनों जगह मुस्लिम ही गवर्नर थे, आदिल शाह एंड कुतुब शाह। बीजापुर में था आदिल शाह और गोलकोंडा में था कुतुब शाह। इन दोनों, चूँकि ये ऑलरेडी मुस्लिम थे और औरंगजेब भी मुस्लिम था, लेकिन ये शिया मुस्लिम थे। इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा इन पे एट्रोसिटीज़ किया, इन पे दबाव बनाया और अपने शरीयत लॉ को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे ही अनेक्स किया तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर द अनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा द मुगल एम्पायर रीज टू इट्स जेनिथ, यानी कि अपने पूरे एम्पायर काल में सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट तक पहुंचा है वो औरंगजेब के काल में पहुंचा था, ठीक है। अब ये दोनों लड़ाई जब हो गया, इसके बाद अब एक ओवरऑल अर्ली फेज एंड लेटर फेज, दोनों फेज में अपने रूल को गवर्न, अपने एरिया को गवर्न करने के लिए उसने क्या किया था? शरीयत लॉ लाया था। शरीयत, तो शरीयत लॉ क्या होता है कि इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता था लोगों से। तो शरीयत किया, प्लस जो नॉन मुस्लिम थे उन पे जजिया इंट्रोड्यूस किया। जजिया एक टैक्स था, ठीक है ना। अब इन दोनों लॉ, शरीयत लॉ और जजिया, ये दोनों सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए उसने एक पर्सन अपॉइंट किया, जैसे हम कहते हैं मुहतसिब। एक पर्सन था मुहतसिब, जो कि वो मॉनिटर करता था कि ये शरीयत लॉ और ये जजिया सही से पूरे इतने बड़े एम्पायर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुहतसिब मुहतसिब को अपॉइंट करता था। तो ये हमारा क्या हो गया, जस्ट लाइक इसका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया कि मुहतसिब क्या होता है एग्जाम में पूछ सकता है। फिर जजिया किस पे लगता था, मुस्लिम्स पे कि नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल हो गया औरंगजेब का। और फिर 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो फिर क्या होता है, उसका लेटर मुगल्स आते हैं जो कि काफ़ी वीक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ आपको, तो बहादुर शाहजहां आएगा। अब बहादुर शाहजहां आएगा तो उसका बेटा फिर आएगा, फिर उसके बाद फारूक सियार आएगा 1713 में। अब वो आएगा तो फरमान जारी करेगा अंग्रेज़ों को बंगाल, उड़ीसा और बॉम्बे के लिए। अब उस फरमान का वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत मिसयूज़ करते हैं अंग्रेज़। तो फिर वही फाइनल रिजल्ट करेगा हमारा बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर में। फिर अलग अलग रिवोल्ट होते जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि ये चीज़ आपने एक बेस समझ लिया होगा कि ये जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हालांकि स्टार्ट होता है 1857 के बाद, लेकिन ये एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा हमें कि लेटर मुगल, जो लास्ट लेटर मुगल पावरफुल था औरंगजेब, उसके काल में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। टिल देन क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।